हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए काफ़ी वीडियो बना करके आया हूं। यदि आप लोगों को वो पिछले वीडियो देखने हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर के सारे वीडियो जो है वो क्रम से देख सकते हैं। ये हमारा चौथे या पांचवें नंबर का एक वीडियो है जिसमें आज हम लोग आगे की बात करेंगे। तो देखिए, आगे की बात करने से पहले थोड़ा पिछले वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से कर्जन ने सूझबूझ के आधार पर हिंदू एवं मुस्लिम में बंटवारा करने के लिए बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया था, करने का निर्णय लिया था और 16 अक्टूबर को से इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। जिस पर क्या राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया थी ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। किस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था, उस समय पर कांग्रेस की क्या स्थिति थी, कांग्रेस में क्यों फूट पड़ी थी, अध्यक्षता को लेकर के कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था और किस तरीके से सूरत का जो अधिवेशन हुआ था वहां पर उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण फिरोज शाह मेहता ने उग्रवादियों को 6 वर्षों के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने आपसे पिछले वीडियो में कर ली थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये इसके आगे के वीडियो में बताएंगे। देखिए, अभी बंगाल बंग भंग आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आप लोग एक वीडियो में देख लेते हैं और खत्म कर देते हैं। तो देखिए, अभी उससे जुड़ी हुई कुछ और प्रतिक्रियाएं आना बाकी है, किस तरीके से और लोगों ने इसका विरोध किया, तो इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिनको आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादातर छोड़ के चले जाते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि देखिए, जब वहां पर नरम दल और गरम दल में लड़ाई हो रही थी उसी समय बीच में 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो होनी शुरुआत हो गई थी। वहां पर क्या था, कुछ नेता जो थे जैसे आगा खां थे, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क थे और साथ ही साथ में ये ढाका के नवाब जो थे मौलवी सलीमुल्ला, इन्होंने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। ये कांग्रेस से स्वयं को पृथक मानते थे एवं कांग्रेस में स्वयं के शासन के बारे में ये नहीं सोच रहे थे और साथ ही साथ ये अपनी एक अलग पार्टी बना करके मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तो इसी को लेकर के इन्होंने मुस्लिम लीग के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखना शुरू किया। उस समय की परिस्थितियां क्या थी कि 1899 से बने हुए 1905 ईस्वी में जो ये हमारे कर्जन साहब थे, ये क्या थे, ये अपने पद से हट चुके थे। अब जो अगले गवर्नर जनरल या वायसराय आए थे वो हमारे मिंटो टू थे, मिंटो द्वितीय थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, अपना एक समूह बना करके सर आगा खान ने, ठीक है, और साथ ही साथ में मोहसिन उल मुल्क और उनके साथ में मौलवी सलीमुल्ला, इन तीनों ने मिलकर के अपना एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो शिमला में भेजा, जहां पर इन लोगों ने मिंटो टू से बातचीत की। ठीक है, किस बारे में बातचीत की, एक नई पार्टी को गठित करने के लिए बातचीत की। और ऐसा कब हुआ था, ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था। उधर देखिए कांग्रेस में क्या है, अध्यक्षता के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। इधर इनका प्रतिनिधि मंडल जाकर के जो अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में बंग भंग का आंदोलन मतलब बंग भंग करने के लिए वो चलाया था, बंगाल को विभाजित करने के लिए, उस पर ये अपनी मुहर लगाने जा रहे थे। ये चाहते थे कि हाँ, अब जब एक तरीके से राष्ट्र जो है वो तो बट ही गया है, तो क्यों ना एक अलग पृथक कांग्रेस की तरह एक नई मुस्लिमों के लिए भी एक पार्टी का गठन कर दिया जाए। ठीक है, इसी को लेकर के इन तीनों लोगों ने मिंटो टू से शिमला में जाकर के मुलाकात की और उसी के साथ में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में सर आगा खां को लेकर के यहाँ पर इन लोगों ने एक मुस्लिम लीग का गठन कर लिया। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था इस पार्टी का, इस पार्टी का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार के प्रति अपनी राजभक्ति को प्रकट करना, जिससे क्या हो, अंग्रेज सरकार खुश हो जाए और खुश होने के बाद में मुस्लिम लीग को क्या है, कई सारी छूट मिले, रियायतें मिले और साथ ही साथ में अंग्रेज सरकार का संरक्षण जो है वो इन्हें प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन यहाँ पर हो जाता है। देखिए 1907 ईस्वी में हालांकि गरम दल और नरम दल के कुछ नेता जो कि मैंने आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन लोगों में घमासान मचा हुआ था तथा कुछ उग्रवादियों को पुलिस भी उठा करके ले गई थी। लेकिन उससे पहले की क्या प्रतिक्रियाएं रही थी कि क्या 1907 ईस्वी में ही ये घमासान शुरू हुआ था, क्या उससे पहले जब कांग्रेस गठित हुई थी तो किस तरीके से इनका वर्चस्व था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसके बारे में भी हम लोग आज
बात करेंगे। तो देखिए इससे पहले क्या गतिविधियां नहीं थी या बंग भंग आंदोलन के समय क्या गतिविधियां नहीं थी, तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में जो थे वो बाल गंगाधर तिलक जी रहते थे। ठीक है, वहां पर इनका बहुत सारा वर्चस्व था। जब मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पंजाब और दिल्ली की तरफ कौन विस्तार कर रहा था आंदोलनों का, बंबई में कौन विस्तार कर रहा था, पंजाब की तरफ कौन विस्तार कर रहा था, तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। इसी के चलते महाराष्ट्र में जो थे वो तिलक जी रहते थे, और तिलक जी का एक बहुत ही फेमस समाचार पत्र उस समय हुआ करता था जिसका नाम था मराठा। और ये इस मराठा जो लेख है इसमें आए दिन ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है वो अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त किया करते थे, जिससे लोगों के अंदर उत्साह एवं जोश था वो पैदा होता रहता था। ठीक है, तो इन्हीं जोश और उत्साह के लेखों से प्रभावित होकर जो चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु जो थे उनके नाम थे, एक का नाम था दामोदर चापेकर और एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर। ये जो थे ये इनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तेजक लेखों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए थे, तथा 1897 में देखिए यहाँ पर 1897 में इन दोनों ने मिलकर के जो पूना का प्लेग कमिश्नर थे उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इनके समाचार पत्र से प्रेरित होकर के पूना के प्लेग कमिश्नर की इन्होंने हत्या कर दी थी 1897 में। ठीक है, तो क्या कहते थे क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो पहले से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन 1905 आते आते उग्रवादियों का वर्चस्व दिखने लगा था। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर जो थे उनकी यहाँ पर रैंड एंड एम्स्टर्ड उनका नाम था, इनकी इन लोगों ने हत्या कर दी थी। साथ ही साथ उसी समय पे महाराष्ट्र में एक और शख्स थे, वो भी क्या कर रहे थे, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों में जो है वो संचार की भावना का प्रसार कर रहे थे, जिससे भारतीय जो हैं वो अपने अधिकारों को जाने तथा साथ ही साथ अंग्रेजी शासन से अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। उनका नाम था वीडी सावरकर जी। ठीक है, वीडी सावरकर जी ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले वीडी सावरकर जी ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी। ये मित्र मेला एक संगठन है, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में रह रहे वीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। मित्र मेला की स्थापना के बाद में इन्होंने क्या किया था कि 1904 में यंग इंडिया जो है इसकी स्थापना की थी, और इसी यंग इंडिया को जो था वो दो भागों में तोड़ दिया गया था। यही जो एक यंग इंडिया जो समिति थी इसी को दो भागों में तोड़ दिया गया था, और इसे दो भागों में तोड़ करके दो संस्थाएं बना दी गई थी। एक का नाम था अभिनव भारत संस्था और दूसरी का नाम इन्होंने दे दिया था तरुण भारत संस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये दो संस्थाएं बना दी गई तो अभिनव भारत संस्था के एक सदस्य जो थे जिनका नाम था यूनांत लक्ष्मण करकड़े। ठीक है, तो यूनांत लक्ष्मण करकड़े नित्य जो हैं वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहते थे, और ये अंग्रेजों के प्रति जो है इनके खिलाफ मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। तो इन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पर यूनांत लक्ष्मण करकड़े हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग अभिनव भारत के यूनांत लक्ष्मण करकड़े, इन्होंने 1907 ईस्वी में नासिक के मजिस्ट्रेट जो थे उनकी हत्या कर दी थी। उनका नाम था जैक्सन। ठीक है, तो 1907 में इन्होंने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की जो है वो हत्या कर दी थी, जिस वजह से इन्हें क्या किया गया था, फांसी की सजा सुना दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में साथ ही साथ में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में ये दो लोग जो थे वो क्रांतिकारियों की तरह एक तरीके से नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद में दूसरी अगर हम लोग बात करें कि बंगाल में क्या चल रहा था उस समय, तो बंगाल में जो था उस समय अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। बंगाल में 1902 का समय चल रहा था, और उस समय जो थी वो एक समिति, नई समिति का गठन किया गया जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना जो थी वो दो सदस्यों ने मिलकर के की थी, एक थे वारेंद्र और एक थे जतेंद्र नाथ। ठीक है, तो वारेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। साथ ही साथ में जब यहाँ पर अनुशीलन समिति की स्थापना हो जाती है तो उसी के साथ में एक और युगांतर समिति का गठन होता है। ठीक है, युगांतर समिति की स्थापना किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ घोष ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे भूपेंद्र नाथ दत्त लिखा है, इसी के साथ में यहाँ पर युगांतर समिति की भी स्थापना हो जाती है। ये सारी समितियों का क्या काम था, ये सारी समितियां भारतीयों में चेतना का प्रसार कर रही थी तथा उन्हें अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान कर रही थी, जिससे भारतीय जो हैं वो अंग्रेजी की कूटनीति के बारे में जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्वयं को सचेत कर सके।
इसी के समय क्या हुआ था कि जो ये अरविंद घोष जी थे, अरविंद घोष जो थे उन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला। देखिए वंदे मातरम जो है वो गीत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वंदे मातरम गीत के बारे में हमने कल बात की थी। वंदे मातरम गीत में क्या था कि इसको सबसे पहले आनंद मठ जो थी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें इसे लिखा गया था और सबसे पहले 1896 में बंगाल के जो अधिवेशन हुआ था उसमें रहीमतुल्लाह ने इसे गाया था। हम यहाँ बात कर रहे हैं वंदे भारत समाचार पत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था कि जो अरविंद घोष थे वो अपना समाचार पत्र जो है वो वंदे भारत जो है वो चला रहे थे। वंदे भारत समाचार पत्र में ये आए दिन ओजस्वी लेखों को लिखा करते थे तथा अंग्रेजों के प्रति जो भी अपनी जो घृणित भावनाएं हैं उन सभी को निकाल करके ये लोगों के सामने रखते थे और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार को भी लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। तो वंदे भारत समाचार पत्र से प्रेरित होकर के दो क्रांतिकारी जो थे जिनका नाम था प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस, ये इनके इन समाचार पत्रों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए तथा जब ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए तो इन्होंने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में बंगाल के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, ठीक है, वो क्या थे, वो यात्रा पर निकले हुए थे और साथ ही साथ में उनकी वाइफ जो है वो भी यात्रा पर निकली हुई थी। मतलब बंगाल के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड और बगल में थी उनकी वाइफ। तो इन लोगों ने क्या प्लान बनाया कि इस बार जो है वो बंगाल के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर हम लोग बम डालेंगे और साथ ही साथ किंग्सफोर्ड की हम लोग हत्या कर देंगे। किंग्सफोर्ड जो था वो भारतीयों के प्रति जो था वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कहिए तो कठोर था, जबकि उसके विपरीत जो उनकी पत्नी थी वो भारतीयों के प्रति सहिष्णु व्यवहार रखती थी। तो क्या हुआ कि जो वो भारतीयों के प्रति सहिष्णु व्यवहार रखती थी और जो ये किंग्सफोर्ड था ये भारतीयों के प्रति कट्टरता और असहिष्णुता की नीति जो था वो अपनाता था। इन लोगों ने प्लान बनाया किंग्सफोर्ड पर बम डालने का, लेकिन जब प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका तो वह किंग्सफोर्ड तो उसमें बच गया, बल्कि जो इनकी पत्नी जो भारतीयों की समर्थक थी उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर मिलती है तो जितने भी क्रांतिकारी दल के लोग जो थे वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं तथा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी जो है वो बचने के लिए खुद को छिपाने लगते हैं। प्रफुल्ल कुमार चाकी के मन में एक तो ग्लानि थी, बहुत ही ज्यादा ग्लानि थी कि किस प्रकार से मैंने जो है वो भारतीयों की समर्थक को एक ही ऊपर बम डाल दिया और मैंने उसी को मार दिया। और दूसरी तरफ इनके मन में एक भय की स्थिति भी थी कि हाँ अब अंग्रेज जो है वो हमें किसी न किसी तरीके से खोज ही लेंगे, कोई ना कोई तो हमारा पता बता ही देगा। तो इस भय के साथ में प्रफुल्ल कुमार चाकी जी ने आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है मैं स्वयं को ही मार लूं, ठीक है। तो प्रफुल्ल कुमार चाकी जी ने फांसी लगा ली थी और साथ ही साथ में जो खुदीराम बोस थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और इन दोनों के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस जो था वो चलाया गया। तो पूछा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारियों के नाम बताइए, तो अलीपुर षड्यंत्र से संबंधित क्रांतिकारी जो हैं वो प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को मेरे ख्याल से अभी तक ही क्लियर हो गई होंगी जितना भी मैंने आपको पिछले से लेकर के अब तक ये पढ़ाया है। तो यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार चाकी जी जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं और इनको जो खुदीराम बोस हैं इनको पकड़ करके मृत्यु दंड दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो था वो एक तरीके से कहिए कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां रही थी इसके बंग भंग आंदोलन के दौरान तथा उससे पीछे से लेकर के इसी सब के चलते चलते जो 1905 था वहां पर उग्रवादियों का नेतृत्व जो है वो ज्यादा दिखने लगा था और जो उदारवादी थे वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा से थे और वो हिंसा में न रह करके अहिंसा में विश्वास रखते थे। और कहीं ना कहीं ये तो आपको भी मानना चाहिए कि यदि अहिंसात्मक रूप से न ये लोग आगे बढ़ते तो कई सारे ऐसे मतलब जो निर्णय थे जो सरकारों ने लिए बाद में अंग्रेजी सरकार ने वो अंग्रेजों के द्वारा ना लिए गए होते। तो कहीं ना कहीं उग्रवादी भी अपनी जगह सही थे और उदारवादी भी अपनी जगह पर सही थे। अब देखिए जितना भी जो ये क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसको लेकर के सरकार ने क्या भूमिका निकाली। तो देखिए सरकार ने सबसे पहले क्या किया, जो अरविंद घोष जी थे जिनका जो समाचार पत्र चल रहा था वंदे मातरम समाचार पत्र, तो जब अंग्रेज सरकार ने देखा कि ऐसा क्या है जो भारतीयों को इतना ज्यादा उत्तेजित कर रहा है कि भारतीय अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी यहाँ तक कि मजिस्ट्रेटों के ऊपर भी जो है वो बम से हमला करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पाया
कि जो ये वंदे मातरम समाचार पत्र लिखा जा रहा है, इसमें कुछ ऐसे उत्तेजक लेख और अंग्रेजी सरकार के प्रति ऐसे कटुर मतलब जो शब्द हैं वो लिखे जा रहे हैं, जिससे लोग जो हैं वो प्रेरित होकर के और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की स्थिति कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या किया गया था, अरविंद घोष को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हें जब था, इन्होंने क्या किया गया था, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इन्हें पांडिचेरी की जो मतलब जेल है वहीं पे रखा गया था। ठीक है, तो अब उसके बाद में जब ये मुक्त हुए थे तो ये खुद भी जो पांडिचेरी थी वहां चले गए थे और वहां जाकर के इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और इसके बाद में इन्होंने क्रांतिकारी रूप से किसी भी तरीके की कोई गतिविधि जो थी वो नहीं की थी। अब दूसरा नंबर आता है कि जो चापेकर बंधु थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, जब उनके केस की स्टडी की गई तो उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में जो है वो मराठा नाम की पत्रिका चलाने वाले जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके बारे में इन्हें पता चला। तो इन लोगों ने क्या किया, तिलक जी के ऊपर भी धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया। तो देखिए तिलक जी के बारे में भी जरा कुछ जान लेते हैं। तिलक जी जो थे उनके 2 समाचार पत्र चलते थे। देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको चाहिए तो पेन डाउन कर लीजिए, और पीछे भी मैंने शॉर्ट वे में आप लोगों के लिए लिख दिया है, ताकि मैं अगर जो स्टोरी बताऊं उसको आप लोग पीछे से देख करके उससे खुद को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो जब इन लोगों ने तिलक जी के बारे में स्थिति मतलब स्टडी किया तो इन्हें पता चला तिलक जी के द्वारा जो है वो 2 समाचार पत्र जो उस समय चलाए जा रहे हैं। सबसे पहला मराठी समाचार पत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा में चलाया जा रहा था। ठीक है, साथ ही साथ में मराठी समाचार पत्र के साथ साथ में इनका जो केसरी समाचार पत्र है, मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में चलाया जा रहा था और जो केसरी समाचार पत्र है वो मराठी भाषा में चलाया जा रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर मराठा है तो उसमें मराठी मत कर दीजिएगा। मराठा समाचार पत्र था वो इनका अंग्रेजी भाषा का था, और बल्कि जो केसरी समाचार पत्र था वो इनका मराठी भाषा में था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारतीयों के अंदर जो चेतना थी उसको उत्पन्न करने के लिए और भारतीयों को संगठित करने के लिए 1896 में जो था वो गणपति महोत्सव का आयोजन किया था, तथा 1893 में गणपति महोत्सव का आयोजन किया था, और उसके साथ ही साथ में 1896 में जो था वो शिव महोत्सव का आयोजन किया था। इसके माध्यम से ये भारतीयों की एकता का संचार करना चाहते थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भारतीयों में एकता की संचार करना चाहते थे और भारतीयों को संगठित रूप से अंग्रेज के ऊपर प्रहार करने के लिए एक तरीके से उन्हें तैयार करना चाहते थे। ठीक है, उसी समय पर एक अंग्रेजी जो था लेखक था जिसका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। तो देखिए कई जगह चिरोल कहीं जगह सिरोल, ये 2 चीजें आप लोगों को देखने को लिए मिल जाएंगी। तो जो ये वेलेंटाइन चिरोल या वेलेंटाइन सिरोल था, इन्हीं ने तिलक जी के कृत्यों को देख करके इन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा था। ठीक है, और ये किस पुस्तक में उसने कहा था, उसने इंडियन अनरेस्ट नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो जो ये थे क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, इनको इसने भारतीय शांति का जनक भी कहा था। ठीक है, तो इतनी बातें जो हो गई हैं वो यहाँ पर हो गई हैं। फिर अंग्रेजों ने दमन करने के लिए क्या किया, अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी जांच हुई चापेकर बंधु वाले मामले की तो पाया गया कि हाँ, इनके द्वारा उत्तेजित लेख लिखे जाने की वजह से ही जो चापेकर बंधु हैं उन्होंने क्या किया था कि उसकी मजिस्ट्रेट की जो थी वो रेड एंड एम्स्टर्ड की हत्या कर दी थी, प्लेग कमिश्नर की। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद में म्यांमार की मांडले जेल में रखा गया। म्यांमार की मांडले जेल में रखा गया, साथ ही साथ में वहीं पर रह करके म्यांमार की मांडले जेल में रह करके ही तिलक जी ने जो क्या किया था, वहां पर एक पुस्तक गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, और साथ ही साथ में वहां पर एक और पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस थी, उसको भी लिखी थी। तो देखिए जो मेन जो कॉन्सेप्ट थे वो इससे पहले वाले में पढ़ा दिए थे, लेकिन ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़ा डीप जाकर के अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि किस डेट में जो थी वो इसकी स्थापना हुई थी हमारी मुस्लिम लीग की, तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी लोग आधे लोग जो थे वो सर आगा खां को लगा देंगे, लेकिन उस वहां पर अध्यक्ष कौन था, मोहसिनुल मुल्क वहां के अध्यक्ष थे। ठीक है, साथ ही साथ में आपसे पूछा जाएगा अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1902 ईस्वी में हुई थी। आपसे पूछा जाएगा मित्र मेला जो थे उसके संस्थापक कौन थे, तो वीडी सावरकर जी थे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो थी यंग इंडिया जो थी उसकी स्थापना की समिति की स्थापना किसने की थी,
तो वो भी आप लोग इसमें से देख के बता सकते हैं। साथ ही साथ में यंग इंडिया के कौन से 2 अंग थे, तो अभिनव भारत थे और तरुण भारत इसके 2 अंग थे। तो इस तरीके से ये जो है चीजें, इन सबको हम लोग डीपली लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी स्टोरी बढ़ेगी उसी के साथ गवर्नर जनरल और वायसराय भी हैं, समय के साथ में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा किया जाने वाला ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा किया जाने वाला ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ में अपने घर के बाहर एक पौधा जरूर लगाइएगा। ये जो चीज है ये मैंने एडुटेरिया से सीखी है, पौधा लगाना। इस तरीके से मैंने भी लगाया है और आप भी एक पौधा जरूर लगाएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।